क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन बीनीत सरल हो। नमस्कार, मैं जन्मता श्री ओम गौतम। और एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि 9 से चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। यानी कि पहले तो बहुत सारे ऐसे काम कर दिए जिसकी वजह से खूब आलोचना हुई, और अब जब अंत समय आया, आपके पास ताकत नहीं रही, तो आप ज्ञान बखानने चल दिए। ये बात पूरी तरीके से लागू होती है भारत के 52वें सीजेआई रहे भूषण राम कृष्ण गवई के ऊपर। अभी अभी एक कार्यक्रम में गवई साहब ने एक बड़ा अच्छा भाषण दिया। जैसा कि वो भाषण देने में अपना हुनर तो जब सीजीआई बने थे उसके बाद लगातार दिखाई रहे थे, देश और विदेश में उन्होंने तमाम ऐसे भाषण दिए जिनकी वजह से न केवल उनकी किरकिरी हुई, बल्कि देश की भी बदनामी हुई, सरकार की भी बदनामी हुई। लेकिन उन्हें लगा कि उससे उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। अब भूषण गवई साहब ने एक बयान दिया है और ये कहने की कोशिश की है कि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के या जो दूसरे जज होते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस मामले में सुनवाई कर रहे हैं, केवल उस सुनवाई से संबंधित तथ्यों पर ही बोले, अनावश्यक इधर उधर की बातें न करें, केवल उस मामले से संबंधित ही टिप्पणी करें। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या गलत बोल दिया उन्होंने? बिल्कुल गलत नहीं बोला है उन्होंने। ये उसी तरीके से है जैसे कि बहुत सारे आईएएस, आईपीएस अफ़सर होते हैं, बड़े-बड़े जज होते हैं, रिटायरमेंट के बाद में बहुत सारा ज्ञान वो देते हुए नज़र आते हैं। वो भ्रष्टाचार के ऊपर बड़े-बड़े लेक्चर देते हुए नज़र आएँगे। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाए कि जब वो पावर में थे, जब वो नौकरी में थे, तो क्या आपने उन्हीं सिद्धांतों का पालन किया था? तो इसका जवाब वो ना में ही आपको मिलेगा। वही स्थिति भूषण रामकृष्ण गवई की दिखाई देती है। इनके अगर पुराने फैसलों की समीक्षा की जाए, उन फैसलों की बात की जाए, जिन फैसलों को वो अपना सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा आत्मसंतोष देने वाला फैसला बताया करते थे, बुलडोज़र का फैसला, तो उस फैसले में भी इनकी जो टिप्पणियाँ थी, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो या फिर विदेशों में जाकर की गई हों, वो सब की सब अनावश्यक टिप्पणियाँ ही कही जा सकती हैं। और तो और ये कई मामलों में तो कानून के दायरे से भी बाहर जाकर बातें कर दिया करते थे, जैसा कि राहुल गांधी के मामले में इन्होंने किया था। राहुल गांधी के मामले में तो इन्होंने कानून के प्रावधान को ही अप्रासंगिक बना दिया था। जिस मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा दे दी थी राहुल गांधी को, हाई कोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखा था। लेकिन उस सजा पर किस तरीके का सवाल उठाया था भूषण रामकृष्ण गवई ने, वो आप भी सुन लीजिए। इन्होंने कहा था कि इस मामले में 2 साल की मैक्सिमम सजा है, लेकिन जो जज है, अगर वो एक दिन भी कम सजा राहुल गांधी को दे देते, तो उनकी जो सदस्यता थी संसद की, वो बची रहती। इतनी ज्यादा सख्त सजा देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अब आप सोचिए कि संसद ने कोई कानून बनाया, या पहले से भी कोई कानून है संसद के पहले से, और उसमें 5 साल की या 10 साल की सजा है, तो क्या जज को ये सोचना चाहिए कि जो अपराधी है इसके दूसरे और काम न बिगड़ जाए, इसलिए मैं इसे 10 साल की पूरी सजा देने की बजाय 9 साल 364 दिन की सजा देता हूं। जैसा कि आपने अक्सर जो सामान होता है उसकी कीमतों में देखा होगा, जब 10,000 का आंकड़ा छूने की कीमत होगी तो कंपनी क्या करती है, उसको 9,999 करके रेट लगा देती है, जिससे कि आदमी भ्रमित हो जाए। यही कुछ कहने की कोशिश भूषण रामकृष्ण गवई ने की थी जब वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज थे राहुल गांधी के मामले में। दूसरा एक और मामला था बुलडोजर का मामला।
उस मामले की सुनवाई करते हुए भी उन्होंने तमाम संवैधानिक अधिकारों की बात की, तमाम लोगों के मानवीयता की बात की और एक बड़ी बात अनावश्यक रूप से गैर जरूरी तौर पर उन्होंने कही, जिसको पूरे कार्यकाल के दौरान जब वो सीजेआई रहे, बार-बार अपने भाषणों में वो दोहराते रहे। उनका कहना था कि हम सरकार को जज, ज्यूरी और जल्लाद नहीं बनने देंगे। ऐसा कहकर वो किस पर निशाना साध रहे थे? आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के उस मुख्यमंत्री के ऊपर जिसने पिछली कई सरकारों द्वारा माफिया राज जो पनपा दिया गया था उत्तर प्रदेश में, उसको खत्म करने का काम किया, अपराधियों में भय बिठाने का काम किया और जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया, उस मुख्यमंत्री को वो जल्लाद बताने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये न्यायिक शब्द है? क्या ये संसदीय शब्द है? क्या ये मर्यादित शब्द है? अगर इसका मीनिंग निकाला जाए तो जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई पर उस समय डिफेमेशन का केस भी हो सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे देश में जो जज होते हैं वो इम्यून होते हैं हर कानून से, हर सजा से, हर जांच से। लेकिन वही स्थिति सारा काम करने के बाद में अब गवई साहब दूसरे जजों को ये सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग केवल अपने मामले पर फोकस रखिए, बाकी चीजों पर ध्यान मत दीजिए। भूषण रामकृष्ण गवई भूल गए कि उनकी इसी भटकाव की प्रवृत्ति की वजह से जब भगवान विष्णु की मूर्ति का एक मामला उनके सामने आया था उनके रिटायरमेंट से 2 महीने पहले, तो वो किस तरीके से भटक गए थे और उन्होंने याचिकाकर्ता से कह दिया था कि जाकर भगवान विष्णु से ही कहो, वो ही मूर्ति सुधारने का काम करेंगे, या फिर भगवान शंकर से कहो, उनका भी एक वहां पर विश्व में सबसे बड़ा शिवलिंग है, उसकी पूजा कर लो। अगर आपको शाक्त या वैष्णव में कोई इतना आपका विरोधाभास नहीं है तो ये जो टिप्पणियां थी ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं थी, मामले से संबंधित नहीं थी, लेकिन उन्होंने मजाक करने की कोशिश की और उनके साथ ही इस मामले में फिर बड़ा मजाक हो गया। एक सुप्रीम कोर्ट के ही वकील ने उनके साथ ऐसा भद्दा मजाक कर दिया कि उन पर जूता ही फेंक मारा। हालांकि जूता उनको नहीं लगा। मामले को फिर उन्होंने रफा दफा करने की कोशिश की, ये कहा कि मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और मैं उस वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूं। पर इसकी असली वजह यह थी कि अगर उस वकील के खिलाफ कार्रवाई चलती तो फिर जब जब सुनवाई होती तब तब भूषण रामकृष्ण गवई के उस वक्तव्य को जरूर याद किया जाता, क्योंकि उस वकील ने जैसे ही उसे पकड़ा गया था तो ये कहा था कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और मुझे मेरे देवता यानी भगवान विष्णु ने ही आदेश दिया है कि जाकर तुम ऐसा करो। अब उसके पीछे वजह क्या थी कि ऐसा करने का उकसावा तो जस्टिस रहते हुए भूषण रामकृष्ण गवई ने ही किया था और अब वही गवई महोदय दूसरों को शिक्षा देते हुए, नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसका उतना ही असर पड़ेगा जितना कि देखने में मिलता है। हम भी आपको एक घटना बताते हैं, जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अपने पीक पर था तो बहुत सारे रिटायर्ड जजेज, रिटायर आईपीएस आईएएस आते थे और वो ये दिखाने की कोशिश करते थे कि वो इतने बड़े पद पर रहे हैं तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में उनको बड़े नेता के तौर पर देखा जाना चाहिए। हम उनसे यही सवाल करते थे कि आपने कितने भ्रष्टाचारों को रोका है, कितने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपने शिकायतें की, कार्रवाई की और भ्रष्टाचार के लिए आपने कितनी बार समझौता नहीं किया है। तो इसका जवाब देने की बजाय फिर वो बगले झांकने लगते थे, जैसे कि अगर इसी कार्यक्रम में भूषण रामकृष्ण गवई जी से पूछ लिया गया होता कि आपने जज रहते हुए इस सिद्धांत का कितना पालन किया है,
ऐसा लगता है कि बी आर गवई अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और जब वो सीजेआई बने थे, जिस कोशिश की वजह से वो बहुत ज्यादा भाषण दे रहे थे, उसको भी हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो विपक्षी पार्टियों को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ये सब तुम्हारे विपक्षी गठबंधन का नेता बनने के लिए किया था, लेकिन अब मुझे कोई विपक्षी पार्टी पूछ नहीं रही है। उन्होंने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को बार-बार निशाना बनाया था, उसके पीछे उनकी मंशा यही थी कि विपक्षी गठबंधन यानी इंडी अलायंस जो कुनवाई गठबंधन है, खानदानी गठबंधन है, वो उन्हें अपना नेता मान लेगा, क्योंकि उनके पास अच्छे और पढ़े-लिखे नेताओं की वैसे ही कमी है। अभी जो उस गठबंधन के बड़े नेता राहुल गांधी माने जाते हैं, उनकी बुद्धि और उनकी सोच क्या है, ये तो देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि वो जलेबी की फैक्ट्री लगवा देते हैं, वो मेड इन लखनऊ आम बिकवा देते हैं, मेड इन मुरादनगर चादरें भिजवा देते हैं। इस तरीके की बचकानी बातें करते हैं, तो सबको पता है कि वो कितने ज़्यादा समझदार हैं। बाकी दूसरे नेता हैं, उनका भी यही हाल है। आरजेडी के नेता को ले लीजिए, नौवीं फेल है, या फिर दूसरी पार्टियों में भी इसी तरीके के नेता हैं। तो गवई साहब को लगता है कि वो पढ़े लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के तौर पर रिटायर हुए हैं, और चूंकि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री पद का कोई असली दावेदार के तौर पर पेश करने लायक अच्छा पढ़ा लिखा नेता नहीं है, तो वो लोग उनके नाम पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जिसकी वजह से बार-बार उन्हें अब ज्ञान के उपदेश देने पड़ रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान के जो उपदेश हैं, वो पूरी तरीके से खोखले हैं, ये देश अच्छी तरीके से जान चुका है, और ये विपक्षी पार्टियां भी अच्छी तरीके से जान रही हैं कि गवई के पास ऐसा बहुत कुछ नहीं है जिसकी वजह से उनके नाम पर लोग वोट दे देंगे। तो जिस वजह से, जिस महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने ये सब खेल रचा था, ऐसा लगता है कि उनकी महत्वाकांक्षा अब ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।